जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं और नुसरत जावेद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नुसरत जावेद साहब मसरूफ़ हैं अखबार पढ़ने में, घर पढ़ के आया करो ना, इसलिए आप काम नहीं करते जो मैं आपको देता हूँ यार प्लीज। अच्छा नुसरत साहब देखें, मैं आपसे अपना मेरा मुकाबला सहाफ़ती जो ज़िंदगी है उसमें नहीं हो सकता। आप बहुत सीनियर हैं। मैंने तो अपनी सहाफ़त का आगाज़ किया जब पनामा पेपर का नज़ूर हुआ, लगभग कोई आई थिंक वो अप्रैल 2016 का ज़माना था, तो कोई 7 साल मेरी सहाफ़ती उम्र बनती है। लेकिन अब और मैंने क्योंकि जैसे ही सहाफ़त का आगाज़ किया पनामा पेपर्स आ गए, तो मैं पला बड़ा ही उन सहाफ़ती लिबास पहने अदालतों में और कोर्ट कचहरियों में। मैंने अपने सहाफ़ती दौर में इस कदर तेज़ी से बर्क रफ्तारी से इंसाफ मिलता नहीं देखा जिस तरह नवाज शरीफ साहब को आज उनकी एवन फील्ड और अजीज़िया की सज़ा के खिलाफ जो अपीलें थी वो बहाल कर दी गई। ये जितने हालात और वाक़यात डेवलप हो रहे हैं आजकल, इन सबको मैं सामने रखता हूँ। और फिर जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे इस मुल्क के अंदर, मुझे लगता यह है कि नवाज शरीफ साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, फरवरी 2024 में इस मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। अल्लाह आपके मुंह में खी शक्कर, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। बहरहाल मैंने भैया सहाफ़त का आगाज़ 1975 से किया था, इसीलिए बहुत सारे लोग आजकल फरमाइश कर रहे हैं कि आप बुढ़े हो गए, रिटायर हो जाएं और को और काम करें। सहाफ़ी के बारे में मैं इत्तला देना चाहता हूँ कि वो अपाहज होता है, फालिज हो तो रुकता है या मर जाता है, रिटायर नहीं होता बेचारा। अच्छा, अब ये है कि मैंने सहाफ़त का आगाज़ किया 75 और साथ ही 77 हो गया, तो भाई मैंने भी बर्फ रफ्तारी से इंसाफ होते देखा है, लेकिन एक और हवाले से। अच्छा, वो हुआ था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़, कि जब किसी के हाथ से कत्ल का मुकदमा किसी के ख़िलाफ़ हो तो उसका पहला ट्रायल कोर्ट होता है सेशन कोर्ट। तो उस ज़माने में मौलवी मुश्ताक जो लाहौर हाई कोर्ट के होते थे, उन्होंने कहा नहीं, इंसाफ फौरी फराहम होना चाहिए, तो ट्रायल कोर्ट ही हाई कोर्ट होगा। वाह, तो इसलिए मैंने देखा। दूसरी बात यह है कि तो बर्क रफ्तारी कहीं ना कहीं इंसाफ के कत्ल का बाइस बनती है। भैया बर्क रफ्तारी होती है जब मुल्क के मुकद्दर के फैसले जो हैं वो नॉन पॉलिटिकल कुव्वतों के हाथ में हो। अल्लाह भला करे। मुक़्तदर का मतलब सिर्फ एक ही नहीं जो आम तौर पर समझा जाता है। एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री फोर्सेस जब जमहूरी कहलाते ममालिक में नाम नहाद पार्लियामेंट्री फोर्सेस के मुकाबले में ज़्यादा होंगी ये ताकतवर, हाँ, या उनकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी या उनके मसल अच्छे होंगे, कोई भी चीज़ हो तो बात होगी। समझ आ गई? ये तो था ना एक लेक्चर तो दे दिया इस पे। कम ऑन द पॉइंट, आई एम कमिंग टू द पॉइंट सर। मैंने इतनी ही तेज रफ्तारी से इंसाफ होते जो है 2019 में भी देखा था, तो जब एक बहुत बड़ी तारीख बनी थी कि एक कोट अनकोट सजा याफ्ता मुजरिम को तबीयत खराब होने की बुनियाद पर पहले अस्पताल और बाद लंदन भेजा गया, और उसके बाद उनको वो भेजने वाले खुद ही भगौड़ा कहते रहे। मैं यही फरियाद करता रहा कि यार वो साहब जेल से सुरंग लगाकर तो नहीं निकले थे ना उन्होंने सुरंग खोदी, जहाज आया, और उसके बाद ये कि फिर ये कि सुरंग खोद के घूमते घुमाते उन्होंने बहिरा अरब पहुंचे, कराची जाके तैरते मैरते उन्होंने कोई उन्हें दरमियान में लॉन्च मिली और वो लंदन पहुंच गए। ऐसा तो वाकया नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। ठीक है, बाकायदा एक प्रोसेस चला, उस प्रोसेस के तहत उन्हें वफाकी काबीना ने पहले इजाज़त दी, बाद अज़ां जो है लाहौर हाई कोर्ट ने कुछ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके, जिसको कहते हैं ना कागजी कार्रवाई। ये बताएं, ये नवाज शरीफ के पास कौन से गिदड़ सिंगी है? हर दफ़ा बर्क रफ्तारी जो है वो नवाज शरीफ के लिए खड़ी हो जाती है। सर अब ये कि उनकी एक ज़माने में इंतखाबी मुहिम हुआ करती थी, गालिबन 1900 ये जो 97 वाला इलेक्शन हुआ था ना, दूसरा इलेक्शन, उसमें नारा लगता था खुदा नवाज रहा है तुझे नवाज शरीफ। वाह, खुदा नवाज रहा है तुझे। तो बाज़ औक़ात ये है कि उन्हें ज़मीनी खुदा भी जो है वो नवाजने पे आमादा हो जाते हैं, इससे ज़्यादा क्या बात करें। तो मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि उन्हीं को क्यों? भाई अब मैं क्या कहूँ, कोई होगी कोई ना कोई उनके पास ऐसी कुव्वत जो आप और मुझे नसीब नहीं हुई, होगी कोई। सर अब वो मसला ये होता है कि मेरा अपना ख्याल है कि इन्हें जब भी हटाया जाता है सर, तो इनको हटा के जिनको लाया जाता है
वो लाने वालों की चीखें निकलवा देते हैं अपने कंडक्ट से, मैं ये कह सकता हूँ। मतलब इनके लिए जो 2018 में इनके खिलाफ जो महफिल सजाई गई थी, उन साहब ने बाँ करवा दी थी एक ही साल में, ठीक है ना। तो फिर कहते हैं यार देखो वो ही चंगा है। अब मैं एक यानी बुरा सा मुहावरा, शायद वो लोगों को पसंद ना, आजकल बड़े सेंसिटिव है, कहते हैं कि अगर दो डेवल्स हों, दो यानी कि हों लोग, तो उनमें से आपको किसी इंतखाब किसी एक का करना हो, तो कहते हैं इट्स बेटर टू सिलेक्ट द डेवल यू नो। वाह, ताकि जो पता तो लगे शायद वो अपना मारेगा तो अच्छा जमीनी खुदा कहते हैं कि यार ठीक हो गई बात। अच्छा, अब मसला ये है कि आज जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल उसी की कॉन्टिन्यूटी है जिस जो 2019 में बाबू जो बरक रफ्तारी उस वक्त अख्तियार हुई थी, वही बरक रफ्तारी आज देखने को आई है, एक बात। दूसरी बात यह है कि कानून सबके लिए एक सा क्यों नहीं, इसकी की बहुत दुहाई मच रही है। तो हमारे यहाँ तारीख में ये भी हुआ है कि एक साहब जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचे हैं, वो बाहर ही अपनी जीप में बैठे रहे, उनके आशकान का कहते थे कि हुजूम इतना था कि अदालत ने खुद वो फाइल भेजी, कहा जी इसमें बस वो प्रेजेंट मार्क करके भिजवा दें। मैं भी वहीं था, हजूम था, बस वही ना। तो तुसी तो तंजिया क्या ना, सर आई मैं एम ये विटनेस। कहता हूं कि यार 2 करोड़ आदमी भी हो तो अगर कानून सबके लिए बराबर है तो फिर तो भाई मुल्जिम को उतर के, मैं मुल्जिम का लफ्ज कह रहा हूं, मुजरिम नहीं, अदालत के रूबरू जाना। अगर सबके लिए बराबर है कानून, तो फिर मुजरिम के लिए जहाज और मुल्जिम के लिए वो मर्सिडीज या जो भी गाड़ी आई थी आई, तो यही है ना। अच्छा, तो इसलिए वही बरक रफ्तारी जो उमर का बदियाल साहब ने कहा कि लाया जाए। अब ये है कि मेरा इख्तिलाफ सिर्फ ये है कि आप इस बरक रफ्तारी को बुनियाद बनाकर, बजाय इसके कि हम इसमें उलझ जाएं, पहले सबसे पहले मान लें कि हम आम अफराद जमीन पर रेंगते कौड़े मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़े, जिनके कोई हकूक और अख्तियार नहीं है। ये सहूलतें जो हैं ये कुछ खास लोगों को नसीब होती हैं, जिनमें हमारी अशराफिया के ये सियासतदान शामिल है। हो गई बात, उसमें कुछ बाज़-औक़ात इस्तिस्ना हो जाते हैं, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फांसी लग जाना वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन ये इस्तिस्ना एक्सेप्शंस होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे सिर्फ ये बढ़ते हैं कि आपने इस तमाम बरक रफ्तारी से नतीजा ये अखज़ किया है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वज़ीर आज़म बन रहे हैं। हाँ, ये है असल बात। फ्यूचर पे तवज्जो दें। मेरा अपना ख्याल है कि यहाँ आप गलत हैं। देखिए, अगर मैं गलत हूं तो फिर आपका पिछले 8.5-9 मिनट का तज्जिया सारा गलत है। आपने ज़मीनी खुदाओं की बात की, आपने गैर पार्लिमानी ताकतों की बात की, आपने बरक रफ्तारी के फ़ायदे और बरक रफ्तारी का ज़मीनी खुदा अगर ये कहें कि भाई साहब हमने आप पर लगे दाग मिटा दिए, तो वो राम खाने दे, ठीक है ना, अल्लाह करो। नहीं, सिर्फ ये तो नहीं है यार। देखो, वजीर आजम बनाने के लिए लाजमी है कि एक इंतखाब हो, वो तो हो रहा है ना, और वो लोगों को क्रेडिबल भी लगे, और वो शख्स, अरे यार मुतनाज़े होना और बात है और यकसर मैनिपुलेटेड और बात है। नहीं, फर्ज करो सूरत हाल 2018 की तरह ही रहे, हाँ, और इस दफा के लाडले कोई और हो, और उसके लिए आप 2000 RTS भी बैठाने को तैयार हो। हाँ। तो सर लास्ट टाइम जो है, अगर मुझे याद पड़ता है, अब मैं बहुत मोहतात हो गया हूँ, वो बात मैं दूसरे सेक्शन में बताऊंगा कि क्यों। तो नवाज शरीफ साहब को टोटल रिजर्व सीट्स ये वो सब मिला के तो वो 85 सीटें मिली थी 2018 में। हाँ, इतनी थी लगभग, ठीक है, इतनी। और पीपल्स पार्टी को 55 मिली थी। मेरा अपना ख्याल है कि अब की बार अगर हालात इसी तरह के रहते हैं और इंसाफ भी मिलता रहे और इंतखाब भी साफ शफाफ हो, तो भाई साहब आज के दिन में अगर ये इंतखाब होना है तो ये सीटें 85 से कम होंगी। अब देखना गलत तज्जिया ना, आप कंपेयर गलत कर रहे हैं। आपने 85 बताया जब लाडला इमरान खान था, आज लाडला नवाज शरीफ है, तो फिगर तहरीक इंसाफ के उठाइए ना मेरे भाई। 124 15-16 जो थे,
उन्हें फिगर आप नून लीग के उठा रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं लाडले से। उन्हें सादा अक्सरियत नसीब नहीं हुई थी। उसके बाद फिर एयरलाइन ट्रेन, बट आप लाडले नहीं, की तो बात फिर- कर रहे हैं तो फिगर नून लीग ओ का क्यों उठा रहे हैं? भैया। नून लीग लाडली नहीं थी 18 में। ओ भाई मेरे, फिर मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि नहीं थी ना लाडली। मैं ये कह रहा हूँ कि बावजूद इसके कि दूसरे साहब लाडले थे तो वो भी तो सादा। अब वो नून लीग लाडली है ना सर, कम ऑन दिस ओ भाई पॉइंट। मेरे, नून लीग लाडली तो है, लेकिन किस हद तक का पोलिंग डे की अपनी डिनामिक्स होती है पाकिस्तान में और यस, आई चैलेंज यू, आप खुर्रम दस्तगीर का ऐलान कितनी देर तक रोका गया? दानियाल अजीज डिस्क्वालीफाई हो चुका था 5 साल के लिए, साकिब निसार ने कर दिया था। कितनी देर में वहां का रिजल्ट आया था? ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि आप कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, हुकूमत वक्त पोलिंग डे के दिन मैक्सिमम डिपेंडिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, 10 से 12 हजार से ज्यादा वोट मैनिपुलेट नहीं कर सकती। कुछ कर लो, इलेक्शन मैनेज ही नहीं हो सकता यार 10 से 15 हजार बहुत बड़ी मैनेजमेंट होती है बाबू। कि तुम्हारे कोई 4-1 हजार वोट तो जो इसका है मतलब है तहरीक इंसाफ को जो वो सीटें मिली 115, 16, 17 जो भी थी वो ठीक मिली थी। मैं 10% उसमें से निकाल दूं। यार उसमें से 10-15% का हेर फेर रहा। किसी जगह होता है बहुत नेक ऑन नेक, यानी कि भाई आपका कंटेस्ट हो रहा है सादा कि फर्ज करो यार, सुनो ना, हाँ। आपके वोट बन रहे हैं 120, आसान तरीन करते हैं, मेरे बन रहे हैं 108, मैं तुम्हारे 13 वोट जो है रिजेक्ट कर दे। समझ गया मैं। आप ये कह रहे हैं कि नून लीग के 85 से कम नशिस्तें मिलेंगी अब के इलेक्शन में। यार आज के दिन अगर इलेक्शन होता है तो 16 माह की शहबाज हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से आज के दिन अब बरकरार। आप देखें ना, आप कुछ और कह रहे हैं, मैं कुछ और कह रहा हूं। आप फंसे हैं शहबाज शरीफ के 16 महीनों में। अदनान हैदर कौम को हकीकत बता रहा है। अदनान हैदर कौम को यह बता रहा है कि वो शख्स जब कोर्ट पहुंचता है, वो नैब प्रोसिक्यूटर जिसको कोर्ट ढूंढ रही होती थी, वो ऑलरेडी पहले बैठा होता था। अच्छा वो जी, मैं कौम को ये झूठ बताना चाहता हूं कि इस वक्त नैब प्रोसिक्यूटर वो है जिन्होंने इन्हें जेल में डालने की वो अभी नहीं की थी फरियाद अदालत से। इस वक्त नैब के चेयरमैन भी वो नहीं है। और बाय द वे नैब के चेयरमैन जिनके होते हुए इन बेचारों को इस सब से गुजरना पड़ा, गालिबन उनके खिलाफ शिकायत का नोटिस लिया जा रहा है। वो जो सरतापा एहतसाब करने की आदत में मुब्तला थे। जब खबर दे रहे हैं वैसे ये कल मेरा ख्याल है कि किसी चेयरमैन नैब का एहतसाब हो सकता है। क्यों नहीं, वो एक यानी बहरहाल हो सकते हैं, व्हाई नॉट। वेरी राइट। अगर एक वैलिड अगर आपके पास हो तो आप क्या ये महसूस करते हैं कि अगर एक बंदा जिसको अगर शिकायत करके आप सरता पा पे जाएं तो फिर हर जज करेगा तो हर चेयरमैन एहतसाब करेगा, ये हो सकता है। Accountable मैं एक इससे आगे बढ़ते हैं। देखो हमें एक ही चीज पे अटकना ठीक है, ठीक है, मैं क्लियर तो मूव ऑन। मेरा ये कहना है कि बर्क रफ्तार इंसाफ मुहैया हो जाने के बावजूद 85 से ऊपर नहीं, अगर वो शख्स मियां नवाज शरीफ साहब का खैर खा नहीं है, जो उनको ये नहीं समझा रहा कि मियां साहब आपको कौम को ये बताना होगा कि आपको मुल्क से किन हालात में भेजा गया, कौन कौन वो थे जो आपके पास ये पैगाम लेकर आए थे, और आप ये साबित करें खल्क़े खुदा को कि मुझे ये 4 साल की जलावतनी को धकेला गया था, ये मेरी चॉइस नहीं थी। एंड ही हैज द केस, ही ऑल्सो हैज यू नो सम पीपल जो जिंदा है। क्यों खामोश है वो फिर? भाई अब ये उनसे पूछे, मुझे क्यों बता रहे हो? काश कि मेरी एक्सेस होती, मेरी तो उनसे तक एक्सेस नहीं है। ये सारी ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਚਾਹੇ ਸਨ ਸਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ। एवन फील्ड में मैसूर और हुसैन नवाज के दफ्तर में जाते नवाज शरीफ और थे, अब वाले और हैं। वो अली तेला दी मरियम नवाज ने अपना अभी तक मैं कौन है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, वो मरियम साहबा क्या नाम है उनका, मरियम औरंगजेब साहब। उन्होंने नहीं वाकफ बनना। इनकी गर्दनों में अभी मैं इस वक्त जो बेसरिया आए हुए हैं, मेरे जैसे बुढ़े तो फिर भी मैं ख्वाजा साहब की हालत ठीक है। एक वो नवाज शरीफ जो इस धज से लाया गया, जिसके लिए बसें भरवाई गई, और अब नाम बोलो है ना, अब सबको पता है किस किसने भरवाई बसें,
जिसके लिए जलसा सजाया गया, जिसके लिए कोर्ट सजाया गया, जिसके लिए इंसाफ प्लेट में रख के लाया गया, वो जब इलेक्शन के में जाएगा, आप करें कि इलेक्शन ही नहीं मैनेज हो सकता उसके लिए? सर मैं आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूं कि मियां साहब ने अभी जो तन्हाई अख्तियार कर रखी है, नहीं है ना तना। आप देखिए आज भी वो फिर 500 शहबाज शरीफ साहब थे, वो मरी रवाना हो गए ना। हाँ, अब वो मरी रवाना हो के मुख्तलिफ ऐसे मकामात पे जा रहे हैं जहाँ पर उनका बहुत डीप इमोशनल एसोसिएशन है। क्यों वो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। ठीक है। उसके अलावा वो अपने बारे में कंटेम्पलेट कर रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता बात चल रही है ना, उन्होंने इंतहाबी मुहिम शुरू करनी है। अब मैं हरगिज़ हैरान नहीं हूँगा कि वो एक कोई वीडियो बयान भी जारी कर सकते हैं, क्योंकि एक नई रवायत भी हुई है ना कि आप कौम से बराह रास्त खिताब करें या यूट्यूब पे, हाँ ठीक है, ठीक है ना, सोशल मीडिया पे, ठीक है। उसमें वो बयान करें कि जी ये जो कहा जा रहा है कि मेरे ज़िम्न में कानून सबके लिए मुसावी नज़र नहीं आ रहा, लेवल प्लेइंग वाला, तो ये लेवल प्लेइंग जो है, असल बात ये है कि ये उस वक्त भी मुहैया नहीं थी, फलां साल भी, फलां साल भी, फलां साल भी। अच्छा ये कर सकते हैं, वो ये जस्टिफिकेशन दे सकते इसके हैं। काफ़ी शदीद इम्कानात हैं। इस बात के भी काफ़ी इम्कानात हैं कि कुछ सरकारी दस्तावेज़ात जो गैर ममालिक से दी गई थी, उनमें से कोई मुल्क ये कहे कि जी ये हमने सरकारी तौर पर तो इशू नहीं की थी। साइफर सर जब पनामा केसेस को ओह माय गॉड, अच्छा जी ये भी हो सकता है। ये वो मुल्क हो सकता है जहाँ से वो उन्होंने स्पेशल फ्लाइट ली थी। अच्छा आगे की बात अल्लाह करें, कुछ भला, और मैं बात इतनी करें। खबर ही बहुत है। बस करो अच्छा ना, ये बताएं, जो है आप ये कहते हैं कि इलेक्शन मैनिपुलेट नहीं हो सकता ज्यादा लेवल पे, यार, मुझे सवाल का जवाब दें, बाबू, हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर प्लीज, देन, हु विल बी द प्राइम अल्लाह मिनिस्टर का देन? वास्ता आपको है। नून लीग पे खतरा किसका है? यार कंफ्यूज मत करो, यही होता है अल्फाज के चुनाव पे। बात आप करते हो, गले मेरे पीछे पड़ जाते हैं। अभी जो गौल लॉन्च किया है ना इन्होंने, यूं गौल एक जो फेंका है वो गायर वो आते हैं उस पे, आते हैं उस पे। ये मैं हरगिज ये नहीं कह, मैं कहता हूँ इलेक्शन मैनेज होते हैं, इलेक्शन मैनिपुलेट होते हैं, और पाकिस्तान की मुख्तदरा का ये 1970 से फैसला है कि 1970 में हमने इंतखाब को मैनेज नहीं किया और मुल्क टूट गया। लिहाजा हमें किसी इंतखाब में नहीं देखनी है। लिहाजा 1985 हो, 88 हो, 90 हो, 93 हो, 97 हो, 2002 हो, 2008 हो, 2013 हो, 2018 हो और अब 2024 हो, तो वो किसी सरप्राइज के लिए हरगिज तैयार नहीं है। अल्लाह भला करे आपको, लेकिन समझ रहे हैं या नहीं? समझ गया हूं, लेकिन सरप्राइज हो भी सकता है। लेकिन ओ यार, किसी तरह अगर बात को खत समझने तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं, मुझे देखने वाले उन्होंने भी सीधी दास्ती करो, के पोलिंग डे वाले दिन वही तो कह रहा हूं। जो कुछ करना है वो इंतखाब से एक दिन पहले करना है। लेकिन जिस दिन पोलिंग सुबह से शाम तक हो गई तो आरटीएस भी आप 15 से 20 नशिस्तों से ज्यादा 30 में बिठा के, और उसमें भी ये जी दूसरा साहब सादा उर्दू में ये बताना चाह रहे हैं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इलेक्शन वाले दिन जिस दिन फर्ज कीजिए 27 जनवरी को इंतखाब है, तो 27 जनवरी के दिन फिर खल्क़े खुदा होती है और वोटर होते हैं, और फिर आरटीएस को भी बिठा के 15 या 20 सीटों पे चमत्कार दिखाए जा सकते हैं। इनके बहकावे में मत जाइएगा मेरे मोहतरम नाजरीन, क्योंकि इन्होंने लिखना होता कॉलम, और कॉलम नवीस के लिए तो आसान है ना। कॉलम लिखा, मैंने प्यारे भाई आज तक कोई इलेक्शन कवर नहीं किया। आई चैलेंज यू, पहला शख्स हूं जो 1986 में मेरे तो अपने कैरियर का बेहतरीन आगाज इंडिया आप फिर ज्यादती कर रहे हैं ना इस कौम के साथ। आपने 10 इलेक्शंस कवर किए, आप यहाँ वोट की इज्जत लेके बैठ गए हैं, आप वोटर को लेके बैठ गए हैं। किस मुल्क में आप वोटर की इज्जत और वोट की बात कर रहे हैं? तुम्हें दोबारा कह रहा हूं भाई, इलेक्शन से पहले इलेक्शन डे नहीं डिसाइड करता, इलेक्शन डे ही करता है, क्योंकि उससे पहले इतनी ज्यादा प्री पोलिंग। इलेक्शन डे करता होता तो पहली हुकूमत में बेनजीर को ना पता था यार, अगर इलेक्शन 2018 में इमरान खान को ना पता होता इलेक्शन डे मैनेज ना कर पा रहा होता, खुदा का वास्ता है, तो फिर इमरान खान को मिलती अक्सरियत
फिर तरीन तैयारे में लोगों को बिठा के ना ले जाना पड़ता है। यार क्या हो गया तुम्हें? ये एक एंगल है, ये वैसे ब्रेक ले लें यार, बार ब्रेक, आप ठीक कह रहे हैं। और पंजाब में उसके बावजूद सूबाई हुकूमत जो है शहबाज की बनती थी। अरे भाई ठीक कह रहे हैं, इसी पे तो बाजवा और फैज की लड़ाई हुई थी, मैं बता चुका हूं। बट ये नहीं हो सकता कि यही सारा पहलू है, मैं ये कह रहा हूं कि एक सिर्फ इसी पे फोकस नहीं हो सकता। इलेक्शन डे मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होती है, खुदा का, बट हो सकती है, नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है। एक ब्रेक ले लें यार। वेलकम बैक नुसरत जावेद साहब। अच्छा भाई, एक मिनट जरा ठहर जाओ। कुछ थोड़ी सी एक बात का मैं बहुत संजीदगी से करना चाहता हूँ। एक आप हमारा अपना एक फ्लो होता है और उसमें आप भी माशाल्लाह भड़काने में काफ़ी वो रोल अदा करते हैं। मुझ पे तो कल अब मैं किसी और तनाजुर में बात कर रहा था, मौजू मेरा कुछ और था एक्चुअली। हाँ, तो मैंने इसहाक डार साहब का जिक्र भी किया। तो पहले सुन ले कि मैंने इसहाक डार साहब का क्या जिक्र। सुनाएं जी असद साहब, क्या कहा? साहब हैं आपको उनके, आप सियासी किरदार को हमेशा बहुत अंडरमाइन करते हैं। वो कौन है? नाम है उनका इसहाक डार। हाँ। आपको कल ये दरियाफ्त हुआ होगा, अगस्त में वजारतें खत्म हो गई थी ना, अगस्त में सर, 12 अगस्त को। तो कल ये पता चला कि साहब मिनिस्टर इनक्लेव में वो अभी तक एक घर में रहते हैं। हाँ, गौर फरमाया? नवाज शरीफ साहब जहाँ पे थे वो उनका ही मिनिस्टर है। गौर फरमाया आपने? यानी कि हम इतने बेखबर साहबी हैं, हम किस दुनिया में रह रहे हैं। एक और खबर भी दूं ना, आप कहते हैं घुमा फिरा करो, मिनिस्टर इनक्लेव के अंदर कई घरों में वो लोग रह रहे हैं विद फैमिलीज जिनका ताल्लुक ही नहीं वहां रहने से। अच्छा, अब ये जब चल गई क्लिप तो बात तो आपको याद होगा, उसके बाद एक मैसेज आया मैं खुद भी, मुझे ख्याल है कि वो एक तो ये है कि मिनिस्टर जो होता है वो 3 महीने तक अगर उस बेचारे के पास जगह ना हो तो ज़ाहिर डार साहब तो बेघर रहे, कोई उनका है ही नहीं, पता नहीं कौन सी जायदाद है तो वो 3 महीने तक जो है वो घर में रह सकता है और उसको, लेकिन उसका किराया देना होता और है उसको। साबिका हुकूमत जो थी उसके एक वजीर साहब बहुत ही बुजुर्ग से, जिन्हें बाद में तो मरतबा हाँपना कांपना पड़ा था, ठीक है जी, तो उनसे ज़बरदस्ती खाली करवाया गया था। अब उनका नाम क्या लेना बेचारे जो आपने बता ही दिया, खैर कुछ ना भी ये है कि ये जब आ गई तो फिर मैंने अपने प्रोग्राम के इख्तिताम से थोड़ी देरी कबल वजाहत मैं नहीं की, वो भी सुनवा दी। वजाहत सुनाए जी। शुक्रगुजार अपने नाजरीन का। और उन्होंने कहा कि जी देखिए, आप ये भी तो चेक कर रहे हैं कि बहरहाल डार साहब जो हैं वो कायदे ईवान हैं सेनेट के, तो इन दैट कैपेसिटी ऑब्वियसली उनको इंटाइटलमेंट है वहाँ पे मिनिस्टर इनक्लेव में ना, हो सकता है। हाँ, नहीं, सो यू हैव टू बी दिस इज बट जो मैंने बात की, जो भाई भी हैं, हाँ, वो कायदे ईवान नहीं थे। मिनिस्टर इनक्लेव में कई लोग ऐसे भी रह रहे हैं जिनको वो हमें पता है, लेकिन इसमें कम से कम ये कि ये बात हमारे जहन में नहीं थी। बिल्कुल ठीक है, मतलब एक बात होता है कि डार साहब मिनिस्टर इनक्लेव नहीं है, हाँ, ये भी और वो इनक्लेव में ही रहेंगे, ठीक है ना, कुछ भी हो। तो आपने अच्छा किया कि सहाफती आदाब और तकाजों को पूरा करते हुए आपने एक बात की। एक लाइव प्रोग्राम। अच्छा, उसके बाद ये कि वही मैंने आपको बताया ना, अब अभी नहीं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग वालों ने हाल ही में डिस्कवर किया कि सोशल मीडिया बड़ी चीज होती है, उसके लिए लौड़े लपाड़ों की जरूरत होती है और बर्ती करना, और लौड़े लपाड़ों के लिए बहुत जरूरी है कि वो जायद उम्र के लोगों को कहे, वो बुढ़े, खपती, बदकार, तो बदतमीज सिर्फ तहरीक इंसाफ वाले नहीं, ये भी पूरे हैं। नहीं, अब नहीं, उसमें ये कि आपको आवाम में पजीराई बदतमीजी से हासिल होगी, ये हमने सिखा दिया, ठीक है जी, वो माशाल्लाह सिखा दिया। अब ये कि जैसे ही हुआ तो सिर्फ इस क्लिप को निकाल कर, इब्तदाई क्लिप को फैला दिया गया, उसके नीचे बुढ़े, खपती और फिर एक और ख़ास कि इल्तिजा है कि मगरब के बाद इनसे ना करवाए। उससे इम्प्लाई ये किया जाता है कि गरूब आफ्ताब के साथ ही मैं जोश मलिया आबादी की तरह, यानी बदकारी, यही इल्ज़ाम लगाना होता है ना। मैंने खुल के बात करो, या तो फिर कहेंगे नहीं जी मैं तो बुजुर्ग हूं, हम तो ये कर नहीं सकते। बात ये है, पश्तो का एक मुहावरा है कि आपकी हिफाजत के लिए जो चौपाया हो ना, वो अगर काट ले ना किसी को, तो उसको कुछ ना कहो, उस चौपाए को, उसके मालिक को पकड़ो।
इनका मालिक कौन है? ये जो चला रहे हैं ना मत्ताखोरी, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक और अगर बात यही रखनी है, इसके अलावा मैंने जो कुछ कहा है, डार साहब 18वीं तरमीम के मुखालिफ हैं, ये अभी उनकी भी हैं। पजीराई का एक सबब है। अभी भी हैं, वो उनका ये है कि मुझे मौका दें, मैं कर दूंगा। मैं ठीक कर लूँगा 18वीं तरमीम के नाक पलक दुरुस्त करके, किन की सहूलत के लिए ये भी। और अगर बात निकालनी होगी तो मैं कैमरे में कह रहा हूँ, बताऊँगा कि राहील शरीफ साहब को किसने कहा था कि आपको एक्सटेंशन देने की सोच रहे हैं। क्या मतलब, ये किसने कहा था? भाई जिसने भी कहा होगा, फिर अब आगे बातें करेंगे ना। फिर अगर यही करना है कि अगर नहीं नहीं नहीं, ये अगर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ आके एक तरफ कबूतर रखते हो हाथ में और दूसरी तरफ सोशल मीडिया के जरिए मेरे जैसे दीवानों के ऊपर जब पत्थर मारते हो, तो फिर सारी कहानियां बतानी पड़ेगी। ऑफ कोर्स कौन, और फिर मियाँ साहब जो हैं, अगर खुद तारीख नहीं बताना चाहते कि वो कैसे गए थे, हम तो ये भी बताना पड़ेगा कि मियाँ साहब मासूमियत से क्यों अपने साथियों से बारहा पूछते रहते थे कि यार मैं कदी तो नहीं याद है, मैं क्या सीख रही साहब ने एक्सटेंशन देनी है। अच्छा, फिर ये भी होगा कि जब डॉन लीक सो रही थी तो कौन से वजीर ने किससे क्या सवाल किया था, तो उसने यूं करके जमीन पे जो है टेलीफोन ऐसी पटक के कहा था कि अगर बात खवातीन से बात करने तक आ गई है तो यहाँ पर भी कोई इतने वगैरह वगैरह। और वो कौन साहब की तरफ इशारा था, ये भी फिर सोचना इन पड़ेगा। सारे पर्दों से पर्दा उठ सकता है। नहीं, मकसद ये है कि खुदा के लिए Let's- आप हाँ, कुछ ठीक करें। है, आदाब मकसद ये का कि ख्याल। हमने तो एक बात कहते हैं, उसी वक्त अगर उसकी है साथ पे आ जाए जी वजाहत वैसे कर देते आपको हैं। एक बात नहीं, बताऊं? आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये बहुत जरूरी बात है। देखो भैया, नहीं, मैं आपको वार्न भी करना चाहता हूँ साथ में। जी इस मुल्क में ये एक आम तासुर है कि ताकतवर लोग जो हैं, ताकतवर हल्के आपको टीवी स्क्रीन से निकलवा देते हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, इसहाक डार साहब जनरल मुशर्रफ साहब ने निकलवाया तो मैं तो फिर आ गया टीवी पे। उसके बाद अल्लाह के फजल से जो वजीर आजम बनाए गए RTS बिठा के, उन्होंने आते ही जो पहला शख्स स्क्रीन के नाकाबिल ठहराया वो ये वो बदनसीब नुसरत था। अब फिर बैठा हुआ हूँ। नहीं, इसहाक डार साहब में पावर इस है। वजाहत के बावजूद, अल्लाह करे जी डार साहब अस्सलाम वो एक चैनल से एक एंकर्स को निकलवा चुके हैं, एक एंकर से माफी मंगवा चुके हैं। यार मैं उनसे सो उनको I think मैं सिर्फ आपको वार्न ये कर रहा हूँ कि आप उन पर पक्के पहुंच जाएं। ओए बुलिया असा मरना नहीं, गौर पे आ कोई और, खुदा का वास्ता है डार साहब निकलवाए, मेरे बच्चे आपको दुआएंगे। यार अल्लाह का वास्ता है, कौन कम बख्त वाला इस उम्र में बैठ के सुर्खी पाउडर लगा के टाई लगा के बैठना चाहता है। अच्छा, अल्लाह का वास्ता है। अच्छा, छोड़ो, टाइम खत्म हो गया। अच्छा, और टाइम खत्म हो मेरी गया। उनके साथ वैसे जो है याराना है। काफी वो इस तरह की है। अच्छा, तो ब्रेक का ये कहा जा रहा है, मुझे बुरा लगता है ब्रेक कि का मैं कहा जा रहा खामखा है। अब मैंने वैसे पर ये ऐसे अपने जब तौर मैं- पे इसको चेक भी किया है। वो 37 नंबर मिनिस्टर इनक्लेव उनका में मिनिस्टर। बंगले में रहते हैं, वो उनको अलॉट हुआ हुआ है एज मिनिस्टर। नहीं उन्होंने, लेकिन देखो डार साहब जो है ना, वो बुनियादी तौर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने कागजी कार्रवाई सही रखी है। अच्छा। अब उन्होंने उसको री अलॉट करवा लिया है, नंबर वही है। अच्छा, वो एवान है, वो क्या है? अब वो कायदे कायदे ऐवान इन द सेनेट का हाउस हो चुका है, ये तय है, नंबर वही है 37 नंबर 37। ठीक है मिनिस्टर जी, इनके। एक ब्रेक ले रहे हैं और बात करेंगे। टाइम मेरे ख्याल कम रह गया, ब्रेक ले लो यार। वेलकम बैक नुसरत साहब। हामिद मीर साहब आपके तो छोटे भाई हैं, लेकिन मेरे लिए तो बड़े उस्ताद मोहतरम है मेरे वो, और उन्हें काम अपने का पता है कि काम करना कैसे है। देखें, कल आप बात कर रहे थे, सदर पाकिस्तान के इंटरव्यू ने इम्पैक्ट डाला है सर। इलेक्शन कमीशन को भी एक प्रेस रिलीज देना पड़ा, और फिर जो एक बहुत बड़ा इल्जाम उन पे था कि तहरीक इंसाफ, चेयरमैन तहरीक इंसाफ उनसे नाराज है, तो उनका भी रद्द अमल आ गया। देर हैप्पी कि बड़ा जबरदस्त। तो एक वो शख्स जो इररेलेवेंट था उसको रेलिवेंट कर दिया। क्रेडिट गोज टू माय टीचर हामिद मीर साहब। हाँ नहीं, वो तो मैंने कहा, और मैंने तुम्हें ये कहा था ना कि हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। मैंने कहा कि वो लोगों को आगे करता है, और वो सियाना देखो, एक वो मेहनती सहाफ़ी है, ठीक है, हमारे छोटे भाई, उनको ये नहीं घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं समझनी चाहिए। और वो अगर इंटरव्यू करे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का, और वो कोई स्ट्रिक्ट ना करे चीज़ें, तो कोई बात तो ना हुई ना सर। अच्छा, अब ये है कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में जो है इन्होंने अलवी साहब ने जो है हर एक को मस्का लगाने की कोशिश की। मतलब नवाज शरीफ को कहा है कि सर अब आवाम ने बयानिया आपको थमा दिया है कि आप बनाएं, आप तय करें। अच्छा, उनकी
फिर तकरीर के फ़ौरन बाद हुए स्नैप पोल को ख़ास तौर पर उन्होंने इंटरव्यू में उसका जिक्र किया है कि जी इतने फ़ीसद लोगों ने देखा है उसको, इतने फ़ीसद लोगों ने उनके पैगाम पर इत्मीनान का इजहार किया है। लगे हाथों हल्का सा मस्का जो है पीपल्स पार्टी को भी लगा दिया और सबको कहा है कि भाइयों तो बतौर सदर पाकिस्तान उन्होंने एक बैलेंस्ड नाउ ही इज लॉस्ट इट। क्या बहुत देर की मेहरबा आते आते ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान यार। मुद्दत पूरी करके बैठे हुए ने विचुले दोते ਤੇ ਉੱਥੇ अच्छा एक थोड़ा मसला है कि ना ਤੁਸੀਂ ਕਾਕੜ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਦਰ ਪਾकिस्तान मैं काकड़ साहब निगरान वज़ीर आज़म हैं, चेयर टेकर निगहबानों हैं के लगाए निगरान। अच्छा बात ये है हाफिज़ा इतना कमजोर नहीं है। निगहबानों के लगाए निगरान काकड़ साहब, मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त मामला जो है वो बहुत देर हो गई है। ये अलवी साहब रोल अदा नहीं कर सकते। ये रोल जो अदा होगा सुलह सफाई का, आप हैरान होंगे सुन के। तो किसी को पीटीआई की तरफ से नवाज शरीफ के पास जाना होगा या नवाज शरीफ साहब को जेस्चर दे। उनके लिए बेहतर तो यही था गिरफ्तारी दे देते, थोड़े आला जाए कहने हूँ समझ आई थे भाई जान। वो नहीं, उससे तो बच गए। बाकी कुछ लोग ये तासुर दे रहे हैं कि नहीं जी वो फजा बन रही है, लाना है ये वो इधर उधर। तो आज मिसाल के तौर पर अली मोहम्मद खान और असद कैसर, वो मौलाना साहब से मुलाकात, मौलाना साहब से वो जिनको पता नहीं वो तासुर ये दिया जा रहा है यार ये कैसे हो सकता है कि वो जो साहब इस वक्त जेल में हैं वो जब भी KPK के जलसे में खिताब करते थे तो नौजवान स्पॉन्टेनियसली कहते थे डीजल डीजल, और आऊँगा फिर आऊँगा, ठीक है ना। तो ये कैसे हो सकता है कि ये दोनों शीरो शक्ल हो जाए। बस ये आज की मुलाकात मैसेज तो कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों हजरात ये कह रहे हों कुछ लोगों को कि सर आप ऐसा ना करें, हमें सर वो परवेज़ खटक साहब से महफूज रखें, बेहतर ये है कि हम दीनी लोगों की जमात भी है JUI उसमें चले जाते हैं। नहीं, उनसे तो खैर तहरीक इंसाफ की मुलाकात हुई, ये तहरीक इंसाफ के जी अली मोहम्मद खान और असद कैसर, मैं यही कह रहा हूँ शायद इन्हें कोई तजवीज़ दे रहा होगा यार आप तहरीक इंसाफ का वफ्द मिला है। अच्छा तो ये इसकी इजाज़त, इसकी पर्ची वहाँ से आई थी? नहीं, वो उन्होंने कहा है वक्त मांगा है कि हम खान साहब से मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। या तो ये होता ना पहले वो मुशावरत उन्होंने की होती, ये खान साहब यानी मौलाना फजलुर रहमान को वजह होगी और मौलाना, मैंने वजह बता रहा हूँ ना कि जी हमें परवेज़ खटक की पार्टी से बचा के JUI में खाने की गुंजाइश है कि नहीं, ये मुलाकात तहरीक इंसाफ की मुलाकात नहीं थी सर। मेरा दिल नहीं मानता कि ये, आंखों पे यकीन नहीं हो रहा आपको? पता नहीं शक शुबे का मारा हूँ, अगर भी शाम को शो कर रहा हूँ तो तुमको पता ही है दोपहर में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये तहरीक इंसाफ का वफ्द मिला है JUI के सरबराह से। तहरीक इंसाफ का एक ही स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने वेलकम किया है, तो उससे हम ये तो बात मान सकते हैं कि तहरीक इंसाफ सदर साहब को माफ कर दिया है, कभी सदर साहब को माफ़ कर दिया, जो अलीमा आपा ने कहा था उनका दिल साफ हो गया, अब आगे बढ़े। मैं वो अलीमा खान ने जो कहा था वो मेरे उस्ताद ने इंटरव्यू करके वो रफा दफा करा दिया था किसी हद तक। थैंक यू। लेकिन बात ये है कि अब अलवी साहब के पल्ले क्या है यार, मतलब आप क्यों भूल जाते हैं? ये मैं फिर सुप्रीम लीडर कह दूंगा, ये सुप्रीम कमांडर। सुप्रीम कमांडर साहब ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी हुई है। एक अख्तियार सिर्फ उनका था, उन्होंने ये तासुर दिया कि 29 नवंबर को जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो उन्होंने अपने लीडर को, जिसको उन्होंने कल भी लीडर कहा है, उनकी मंजूरी से की है। ये उन्होंने ओवर स्टेप किया है, ओवर एक्टिंग की है सर। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा समझ सकें, नहीं समझ सके कि एक बात कानूनी आईनी एतबार से सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म का अख्तियार थी और इन्होंने ये तासुर ये दिया कि ये जहाज़ लेकर समान पार्क में मुकीम साहब से इजाज़त देकर वो फाइल भी आप कहते हैं साथ ले गए, ये आप कहते हैं वो यानी तासुर ये दिया ना, ले को तो नहीं गए ना साथ, जो जाके डिस्कस किया। लोग तो कहते हैं कि पहले साइन करो और मुतल्लिका लोगों को बता दिया था कि देखेंगे मैंने साइन कर दी है, लेकिन मैं उनकी तसल्ली के लिए मैंने जान दो ताकि मैं तो अब ये इस तरह तो नहीं होता ना कि यू प्ले वेरी राइट। अब ये वफ्द जो मिला है PTI का वफ्द नहीं है, आप कह रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि इसको चेयरमैन तहरीक इंसाफ की आशीर्वाद हासिल है इस मुलाकात को। अच्छा, अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हो गई
और फिर आगे चल के मामला की चल जाए, नवाज शरीफ से भी मिल लिया जाए, तो ये हो सकता है। ये दोनों हजरात, ये दोनों तो पैगंबर नहीं हो सकते। उनके सारे पैगंबर या तो छोड़ गए तो या फिर अलहदा हो गए या छोड़ गए, यही है। उनके पास पैगंबर तो रहा ही नहीं। नहीं, अलीमा खान है ना, अलीमा आपा जा सकती हैं, क्या है? अलीमा आपा किसी दिन जो है वो मरियम बीबी से भी तो मुलाकात कर सकती हैं कि देखिए आप भी इन हालात से गुजरी हैं, हम भी गुजरे हैं, ये क्या हो रहा है। आगे मरीम नवाज का मैं मिलना ही नहीं चाहती आपसे। सियासत में ऐसे इनकार नहीं होते, वेलकम होता है। अगर ऐसा हो सकता है। मैं तुम्हें वैसे कह रहा हूँ, बहुत सारे रास्ते हैं, हजारों रास्ते हैं, किसी से कोई बात नहीं। क्या रास्ते इलेक्शन बन की सकते डेट हैं। अनाउंस होते ही हालात बदल सकते हैं? मुझे आपकी पिक्चर हमें नजर आ रही है जिसमें तो मुझे तो नवाज शरीफ वजीर आज़म बनते दिखाई दे रहे हैं, आपकी कहानी कुछ और है। सो यार मुझे समझ नहीं आती, सुप्रीम कोर्ट एक फैसला है ताहयात ना अहली, जब तक सुप्रीम कोर्ट इसे अंडू नहीं करता मैं नहीं समझ सकता कि कैसे आप। लीगल टीम चली जाएगी उसको, उस इंटरप्रिटेशन के लिए जाना ना, सिर्फ सिंपली, और किस लिए जाना है? ठीक है तो देख लेगा, उस वक्त तक तो बहुत देर हो जाएगी ना। फिर अभी तो मैं यानी 85 सीटें कह रहा हूँ, आप उस पर भी तैयार नहीं हो रहे, मैं क्या करूँ। अल्लाह करे 50। मैं मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है जिस तरह लाया गया नवाज शरीफ को, तो 80 सीटा वास्ते लियाना सी तो उन्हें कहना यार बड़ी मेहरबानी, मैं वापस चले जाए, मैं उत्ते काफी पी लांगा। उससे पहले भी तो जा सकते हैं, अगर कागजात नाम उनकी मंजूर ना हो तो जा सकते हैं। भाई कहेंगे मैं क्यों करना था डीन था अभी मुहिम। सर एक बार टाइम कम, सदर पाकिस्तान ने हो सकता है आपका इंटरव्यू हमारा शो सुन लिया हो, तो उनके एजाज में भी 2 मिनट की खामोशी हम करेंगे। पर सवाल ये है कि हो सकता है उनके पास आइडिया होगा कि यार मैं कुछ करूं इमरान खान के लिए। मेरा ख्याल है देर हो गई, वो अपनी बचत जो है वो पोस्ट इलेक्शन पीरियड के लिए। बट ही इज द मैन ना जो सबसे मिल भी सकते हैं, मुख्तदर हल्कों से भी मिल सकते हैं, ताकतवर से भी मिल सकते हैं, सियासतदान से भी मिल सकते हैं, तो फ्रीली पैगाम रसानी का काम। आखिरी मरतबा किस मुख्तदर शख्सियत से उनकी मुलाकात है, कोई याद? अली दुरानी साहब, क्या नाम है, मोहम्मद अली दुरानी साहब से। सर हाउ मेनी ब्रिगेड से, सॉरी यार मैं वो यानी पॉप के मैं यानी एक हिस्टोरिक वाकया इसको स्टालिन ने serious ना ले। कहा था, यानी पापा audience रोम is- के बारे में। स्टालिन ने ना, मुझे पापा रोम trap के ना बारे करें में मुझे। ये कहा था, आपने मोहम्मद अली दुरानी का नाम दिया है, तो मैंने इसलिए मैंने उस नतीजे के हवाले से सवाल किया। खुदा का वास्ता है, इसका कोई और मतलब हरगिज़ ना और निकाले। मैंने भी वो क्या फिल्म जवाब दे दिया, क्या होता है वो सडन जवाब दे दिया। एनीवे मुझे सिर्फ आखिरी सवाल का जवाब दे देखिए सदर पाकिस्तान है ना यार, वो किसी से भी मिल सकते हैं। हाँ तो मिले ना मोहम्मद अली दुरानी बाहर अख्तियार शख्सियत से आगे। और ये मुसलसल मुलाकातों को देखें आप, बहुत मोहम्मद अली दुरानी कुछ दिन पहले, अच्छा मेरे वैसे वो मैं उनको भी पसंद करता हूँ, यही तो मुसीबत है। जैसे अब डार साहब के साथ मेरी जाती खुदा की कसम से कोई लड़ाई नहीं, अब लोग ज़बरदस्ती कोई अब मुझे उनके साथ यानी भिड़ाने के चक्कर में, और बिस्मिल्लाह। अच्छा मैं भी ढूंढता रहता हूँ मौका भी दुकान चलानी है अपनी। अच्छा मोहम्मद अली दुरानी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ ये सिर्फ ताज़ियत के लिए गए थे। बट एक मुलाकात तो थी ना, जरदारी वो साहब भी गए ताज़ियत थे, के जरदारी लिए- साहब भी गए थे, अब उसको भी ताज़ियत कह देंगे आप। यार लेकिन देखो मौलाना सर 2002 के इंतखाबात के बाद आसिफ अली जरदारी ने दिन रात एक कर दिया था कैद में रहते हुए कि मौलाना फजलुर रहमान को वजीर आजम मान लिया जाए। बीवी तैयार नहीं हुई, मखदूम खलीको जमान और अनवर बेग मरहूम जो सेनेटर थे, उनसे नाराजगी का सबब ये था कि वो ये समझते थे कि सेनेटर अनवर बेग साहब ने यहाँ मकीन वेस्टर्न सफ़ीरों के ज़रिए बीबी को ये पैगाम भिजवाया है कि अगर आपने मौलाना फजलुर रहमान पे हाथ रखा तो वो नाराज़ हो जाएंगे। और वो बेचारी मुख्तमीन कहीं पर डटी रही, वरना तो उनकी मुलाकातें हो गई थी ये मुनार रेस्टोरेंट। और मौलाना साहब बिल्कुल तैयार हो चुके थे वज़ीर आज़म बनने के लिए। सर वो तैयार, नवाज़ा नसरुल्लाह साहब तैयार, आसिफ अली जरदारी साहब तैयार, मुशर्रफ साहब भी तैयार, मुशर्रफ साहब नहीं तैयार। कमाल कर रहे हो। एनीवे जी वो थे तैयार, वो और बीबी दोनों तैयार फॉर मखदूम अमीन भाई। अच्छा बेनज़ीर साहिबा और मुशर्रफ साहब, तो नतीजा हुआ फिर जफरुल्लाह जमाली के हुमा फिर एक बिठा नया दी गई। कुरा निकल आया। ये कभी कभी नुसरत साहब की जो तारीखी अवराक हैं ज़िंदगी की, वो हम पलट देते हैं और फिर इनको हम पिछले जा देते हैं। तो आपके लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर ये है, मैं अच्छी खबर आपको हफ्ते में एक आध दे जाता हूँ, वो ये है कि 3 दिन हम आपको हम दोनों को नहीं देखना पड़ेगा एक साथ। तो ये कहीं और होंगे, हम कहीं और होंगे, लेकिन होंगे आपके साथ। आपके लिए बहुत सारी दुआएं, क्योंकि काकर साहब ने तो आपके हालात नहीं बदलने,
मैं और नुसरत साहब कभी कभी आपके लिए दुआ कर देते हैं। दुआ करें हमारी दुआओं में असर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।